Hello, today we are going to start with new topic of marketing management, types of channel, meaning and importance. So content to be discussed include introduction, function of distribution channel, types of distribution channels, and importance of distribution channel. Introduction. The goods are produced at one place, but the customers are scattered over a wide geographical area. Thus, it is very difficult for a producer to distribute his product all over the country. Therefore, he takes the help of some intermediaries to distribute his goods. For example, Maruti cars are manufactured at Gurgaon but are available all over the country with the help of intermediaries. तो एज वी ऑल नो कुछ जो हैं बहुत जगह प्रोड्यूस होते हैं लेकिन सिर्फ एक जगह प्रोड्यूस होते हैं लेकिन देखा होगा कस्टमर तो पूरे हर जगह फैले होते हैं तो उस सारे जोग्राफिकल एरिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी क्या होती है उसी कंपनी की होती है कि वो जब कस्टमर की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहां तक उनको वो प्रोडक्ट मिल जाए तो कैसे होता है दिस इज यूज विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मारुति कार्स हैं उनका जो मैन्युफैक्चर वो कहाँ पे होते हैं गुड़गांव पे होते हैं लेकिन वो अवेलेबल कहाँ होते हैं पूरी कंट्री में अवेलेबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर इंटरमीडिएटरी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल channel of distribution refers to those people institutions or merchants who help in the distribution of goods and services तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं वो लोग होते हैं पीपल होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं या मर्चेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर ये लोग नहीं होंगे तो जिनके लिए वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वो प्रोडक्ट वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा so this is also a very important part of marketing is incomplete unless and until there is inclusion of channel of distribution because lack of channel of distribution will not be able to provide the customer requiring the product will not be able to get access to it. Philip Kotler defines channel of distribution as a set of independent organizations involved in the process of making a product or service available for use of consumption. तो फिलिप कॉटलर ने डिफाइन किया था चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को कि एक सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इन्वॉल्व रहती है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट या सर्विस जो कि अवेलेबल करवाना होता है उसको कंजम्पशन के लिए जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है Channel of distribution bring economy of effort. They help to cover a vast geographical area and also bring efficiency in distribution, including transportation and warehousing. Retailers, wholesalers are the common channel of distribution. तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं इकोनॉमी को जो वो है हेल्प करते हैं दे हेल्प क्या करते हैं ये जोग्राफिकल एरिया जो इतना बड़ा है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और एफिशिएंटली उन प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है वेयर हाउसिंग आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन क्यों आता है ताकि वो प्रोडक्ट जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वहां तक पहुंचाया जा सके वेयर हाउसिंग जब वहाँ प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाता है तो उसको जरूरी नहीं है कि वो जाते ही वहाँ पे बिक जाएगा किसी भी एरिया में वो जाके कहीं स्टोर किया जाएगा वहाँ रखा जाएगा दैट इज वेयर हाउसिंग रिटेलर होलसेलर जो होते हैं वो चैनल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के जो कि हेल्प करते हैं इन distribution of the product and services. Channel of distribution provide convenience to the customer who can get various items at one store. तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मेन काम क्या है कन्वीनियंस प्रोवाइड करना कस्टमर्स को कि ताकि उनको जहाँ पे भी उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उनको वो एक ही जगह पे मिल जाए अगर ये चीज़ नहीं होगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कस्टमर्स के लिए कि जहाँ पे भी सोर्स है जहाँ पे वो प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे जाके उस प्रोडक्ट को लेना so that will be very difficult so it is important कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कस्टमर की डिमांड है वहां तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए विद द हेल्प ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन if there were no channels of distribution customer would have faced a lot of difficulties अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते तो कस्टमर्स को बहुत प्रॉब्लम होती और डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती क्योंकि उनको फिर उन चीज़ों की जिनकी रिक्वायरमेंट थी वो उन तक नहीं पहुंच पाते कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम ये दो डायग्राम है इनको कंसिडर करना है अ कस्टमर वांट्स टू परचेज टूथपेस्ट सॉल्ट वीट तो
when there is no channel of distribution, product producer of toothpaste, producer of salt, producer of wheat, इनको डायरेक्टली जाके सोर्स से वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। ठीक है, बीच में कोई मीडियोकर नहीं है, ना इंटरमीडिएटरी है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। कस्टमर को जाना पड़ता होगा उस सोर्स पे जहाँ पे वो टूथपेस्ट मिलता है या बनता है, या फिर प्रोड्यूसर को जहाँ पे वो सॉल्ट बनता है, या फिर जहाँ पे वो व्हीट बनती है, उगती है। तो व्हेन देयर इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये काम आसान हो जाता है। क्या होता है, प्रोड्यूसर से वो रिटेलर पास आता है टूथपेस्ट, व्हीट और सॉल्ट, और फिर वो कस्टमर के पास आ जाता है। तो दिस इज नोन एज इंटरमीडिएटरी, जो कि हेल्प करता है इन प्रोडक्ट को सोर्स तक पहुंचाने में, जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट हो। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो फंक्शन क्या होते हैं? फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फर्स्ट इज सॉर्टिंग, middlemen obtain the supplies of goods from various suppliers and sort them out into similar groups on the basis of size, quality, etc. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सॉर्टिंग। इसमें क्या होता है, जो भी कोई भी बीच में इंसान होता है, वो सबसे पहले सप्लायर से सारे प्रोडक्ट्स लाता है, फिर उनको ऑर्गेनाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ साइज, क्वालिटी, एक्सेट्रा। फिर उनको सॉर्टिंग करके उस हिसाब से उनको बेचता है, ताकि उसको भी प्रॉब्लम ना हो उनको बेचने में। फिर accumulation, in order to ensure a continuous supply of goods, middlemen maintain a large volume of stock। तो वही अभी जो हमने बात की थी, जरूरी नहीं है कि हम जैसे प्रोडक्ट लाएं वो बिक जाए, या फिर हो सकता है जब हम लाएं तुरंत बिक भी जाए, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जहाँ पे भी हम वो प्रोडक्ट ले जाए। तो इसलिए जरूरी होता है उसकी कंटिन्यूस सप्लाई को मेंटेन रखना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 2 महीने वो प्रोडक्ट भेजा उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, और 2 महीने बाद वो बंद कर दिया क्योंकि हमें लगा अब वहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब जब रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत होगी, तो लोग खरीदेंगे। और लेकिन जब वो खरीदना चाहेंगे, अगर वो वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, दे विल मूव टू सम अदर ऑल्टरनेटिव जो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स जरूरी होती है, जिसके लिए मिडिल मैन को जो होता है बहुत सारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टॉक उसको मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, उतना। अब इस चीज में वो मिडिल मैन का काम होता है, वो मेंटेन करता है अपने अकॉर्डिंग, देख लेता है कितनी रिक्वायरमेंट इस प्रोडक्ट की इन पर्टिकुलर एरिया, और उस हिसाब से उस वॉल्यूम ऑफ स्टॉक को मेंटेन करता है, ताकि उसकी सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस हो जाए, अनइंटरप्टेड हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Next step is allocation. It involves packaging of the sorted goods into small marketable lots like 1 kg, 500 grams, 250 grams, etc. तो अब allocation is also very important. तो एक बार जब कोई ले आया सामान, जरूरी नहीं है वो पैकेट्स में लाया हो, मे भी हो सकता है बीट होता है, जिसके बीट हो सकता है खुले में लाया हो। तो अब उसको जो है, उसको किस तरह से उसको सॉर्ट करना है, उसको एलोकेट करना है इनटू स्मॉल मार्केटेबल लॉट जो कि बिकता है। जो मोस्ट कॉमन बिकने वाले जो साइज हैं, आप 1 kg, 500, 250 ग्राम, तो उस बेसिस पे उसको जो है सॉर्ट करके उसके पैकेट बना के उसको रखना, ताकि जब कोई उसे खरीदने आए तो उसके पास रेडिली अवेलेबल हो और वो उनको वो डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज assorting. Middlemen obtain a variety of goods from different manufacturers and provide them to the customers in the combination desired by them. For example, rice from Dehradun and Punjab। तो असॉर्टिंग मतलब क्या होता है कि एक वैरायटी ऑफ गुड्स की जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं एक ही वैरायटी या एक ही प्रोडक्ट जो है एक ही तरह से आए, तो उसकी वैरायटीज होती हैं। तो उस वैरायटी ऑफ गुड्स को कैसे प्रोवाइड कस्टमर्स को करना है, जैसे कि उनको रिक्वायर्ड है, तो उसका भी काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, राइस जो है, राइस की 2 वैरायटी ली गई, देहरादून से लाके, एक पंजाब से लाके। जब कस्टमर आएगा, जब उसको रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से होगी, वो उस हिसाब से उसको खरीद के ले जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रमोशन। Sales promotional activity are mostly performed by the producer, but sometimes middlemen also participate in these activities like special displays, discounts, etc. तो हमने देखा होगा मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रोडक्ट बनाता है वही उसकी प्रमोशन भी करता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ कुछ केसेस में जो मिडिल मैन होता है वो भी इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि स्पेशल डिस्प्ले, कैसे उसको अच्छी तरह से डिस्प्ले करना है ताकि जो कंज्यूमर है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उस प्रोडक्ट को खरीदना है, या फिर कैसे उन प्रोडक्ट को दिखाएं कि वो अवेलेबल है हमारे पास, और अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो आके उससे ले जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लोग जो है भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो जब वो जाएंगे किसी मिडिलमैन के पास, तो वो उसको किस तरह से डिस्प्ले करता है, उनको डिस्काउंट देता है, कैसे उनको अट्रैक्ट करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो
तो उस तरह से ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रमोशन के लिए. So this is also one of the very important function of distribution channel. Then is negotiation. Middlemen negotiate the price, quality, guarantee, and other related matters about the product with the producer as well as the customer. तो मिडिलमैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है नेगोशिएशन. नेगोशिएशन मतलब होना है, मतलब होता है बातचीत करना और प्राइस और क्वालिटी या गारंटी के टर्म्स में उसको नेगोशिएट करना, मतलब चेंजेस करना कि इसे ज़्यादा रखना है, कम रखना है, कैसा रखना है. तो तो अ, तो इसमें क्या होता है, मिडिलमैन नेगोशिएट करता है मैटर्स ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, क्वालिटी, गारंटी, अदर अबाउट द प्रोडक्ट विद प्रोड्यूसर एज वेल एज कस्टमर. प्रोड्यूसर के साथ क्यों करता है, अब उसे सस्ते में प्रोड्यूसर से खरीदना होता है. वो चाहता है कि, और प्लस वो ये भी चाहता है क्वालिटी उसको अच्छी मिले, ताकि क्वालिटी अगर अच्छी लाएगा तो कस्टमर उसको बेच पाएगा. और प्राइस भी इस तरह से उसे खरीदना होता है कि अगर उसे ही ज्यादा प्राइस में मिलेगा तो वो कस्टमर्स को जब बेचेगा तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा. तो वो कोशिश करता है वो उस प्राइस में उसको खरीद के लाए कि जब वो उसे बेचे तो उसका भी प्रॉफिट हो. प्लस गारंटी के फॉर्म में, अब देखा होगा आपने कि कस्टमर जब जाते हैं तो वो गारंटी मांगते हैं मिडिलमैन से. वो प्रोड्यूसर डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता है, वो जो मिडिलमैन इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, और उनको इस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व करना, पूछना पड़ता है प्रोड्यूसर से, और कस्टमर्स के साथ, दोनों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. तो नेगोशिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. Next is risk taking. Middlemen have to bear the risk of distribution, like risk from damage or spoilage of food, etc. Goods, etc. When the goods are transported from one place to another, or when they are stored in the godown. तो रिस्क टेकिंग भी एक फीचर है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का. अब देखा होगा प्रोड्यूसर ने तो बना के अपना प्रोडक्ट बेच दिया मिडिलमैन को. अब मिडिलमैन के ऊपर रिस्क आ जाता है कि अब वो प्रोडक्ट जो है आगे बिकेगा कि नहीं बिकेगा. अगर नहीं बिकेगा तो जो पूरा लॉस होगा वो किसका हो जाएगा, वो मिडिलमैन का हो जाएगा. या फिर हो सकता है उसे लाने में, प्रोडक्ट को लाने में जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो डैमेज हो जाए या स्पॉइल हो जाए, तो उसकी भी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की होती है. तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो कि फंक्शंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के. तो इसे क्या लगता है हमें कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मार्केटिंग का. तो अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें, सेल्स में कमी आ जाएगी, प्रमोशन में कमी आ जाएगी, ऑल्सो ना कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंच पाएगा. तो दिस इट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ब्रॉडली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ टू टाइप. दो तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिवाइड कर रखा है, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल. तो डायरेक्ट चैनल क्या होता है, हमें नाम ही से पता चल रहा है, इसमें ज्यादा लोग नहीं होते हैं, और इनडायरेक्ट में ज्यादा लोग होते हैं. व्हेन द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर directly sells the goods to the consumer without involving any middleman is known as direct channel or zero level channel. It is the simplest and the shortest mode of distribution. Selling through post, internet, or door-to-door selling, etc. are the example of this channel. For example, McDonald's, Bata, mail order, etc. तो डायरेक्ट चैनल, इसमें क्या होता है, या फिर इसको जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं. इसमें कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है. इसमें या तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जो है अपना प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर देते हैं. ये सबसे सिंपल और सबसे छोटा मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट देना, या फिर डोर टू डोर सेल कर देना, या फिर पोस्ट के थ्रू सेल कर देना. ये एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट चैनल के. इसमें कॉस्ट भी कम लगती है इन लोगों की, क्यों, क्योंकि इसमें इन लोग को मिडिल मैन के साथ ना निगोशिएट करना पड़ता है, ना प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा प्राइसेस ऐड करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, मैकडोनल्ड हो गया, बाटा हो गया, या मेल ऑर्डर हो गया, ये सब डायरेक्ट चैनल है या जीरो लेवल चैनल है. मेथड ऑफ डायरेक्ट चैनल्स कौन कौन से होते हैं, डोर टू डोर सेलिंग, इंटरनेट सेलिंग, मेल ऑर्डर सेलिंग, कंपनी ओन रिटेल आउटलेट, कंपनी खुद ही ओन करके अपने रिटेल आउटलेट तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेच, जैसे बाटा हो गया. टेली मार्केटिंग हो गया, फोन से कोई प्रोडक्ट बेचना, जैसे देखा होगा इंश्योरेंस को बेचने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली बेच सकते हैं फोन के थ्रू. तो इसमें कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है कि आप पहले उनसे कॉन्टैक्ट करिए फिर आइए आप हमारे पास. में डायरेक्टली आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, हम बताएंगे आपको कैसे खरीदना प्रोडक्ट, और हमसे आके खरीदिए. फिर नेक्स्ट इज indirect channel. When a manufacturer or a producer employs
one or more middlemen to distribute goods, it is known as indirect channel. तो जब किसी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को एक से ज़्यादा मिडलमैन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने गुड्स की ज़रूरत पड़े तो दैट इज देन इट इज नोन एज इनडायरेक्ट चैनल। ठीक है, नाम से हमें पता चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल। तो सपोज इसमें पैसे भी जो होंगे ज़्यादा लगते होंगे और ये ज़्यादा कॉस्टली भी होता होगा। फॉलोइंग आर द मेन फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट चैनल। कौन कौन से फॉर्म्स हैं? मैन्युफैक्चरर, रिटेल, कंज्यूमर, वन लेवल चैनल। तो ये वन लेवल चैनल है क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ रिटेलर एक इन्वॉल्व हो गया है बीच में, so this is one level channel. This channel involves the use of one middleman, that is retailer, who in turn sells them into the ultimate customer. It is usually adopted for specialty goods. For example, Tata sells its cars to company approved retailers. तो ये ज़्यादातर किसके लिए होता है? जो स्पेशल गुड्स होते हैं या स्पेशली बनाए गए गुड्स उनके लिए होता है। इसमें इसका एग्जांपल है टाटा जो है अपना खुद अप्रूव रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट बेचती है और जो कि डायरेक्टली उनको कंज्यूमर को बेचते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। तो ये फर्स्ट था हमारा मैन्युफैक्चरर, रिटेल, कंज्यूमर, दिस इज वन लेवल चैनल। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट चैनल। तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। तो इसमें दो लोग इन्वॉल्व हो गए बीच में, होलसेलर और रिटेल। अंडर दिस चैनल wholesaler and retailer act as a link between the manufacturer and the customer. तो इसमें क्या हो रहा है? होलसेलर और रिटेलर जो है लिंक की तरह बीच में एक दो ऐड हो गए हैं जो कि कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करते हैं। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स लाइक सोप, राइस, व्हीट, क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है प्रोडक्ट बेचने के लिए। जो कि कॉमन प्रोडक्ट्स आपने देखा ही होगा, सोप, राइस, व्हीट। देखा होगा कि एक होलसेलर होते हैं जो कि हमें थोड़ा सस्ते में सामान देते हैं क्योंकि वो बल्क में खरीदते हैं। तो वो होलसेलर से क्या होता है, रिटेलर ले जाते हैं अपनी शॉप पे बेचते हैं प्रोडक्ट, जिनसे हम लोग जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है जो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो कौन सा है? टू लेवल चैनल यूज़ होता है। फिर है मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। दिस इज थ्री लेवल चैनल। इसमें क्या होता है? दिस लेवल comprises of three middlemen, that is agent, wholesaler and retailer। इसमें तीन मिडिलमैन आ गए। इसमें कितने आ गए थे? दो आ गए थे। दो कौन थे इसमें? होलसेलर और रिटेलर। इसमें क्या आ गए? एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर बीच में, between manufacturer and consumer. The manufacturer supplies the good to the agent, who in turn supply them to the wholesaler and the retailer. तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? किसी एक एजेंट को बेच देता है अपना प्रोडक्ट, सप्लाई कर देता है जो कि फिर होलसेलर को देता है और वो होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचता है, कंज्यूमर बेचता है। दिस लेवल इज यूजुअली यूज्ड व्हेन अ मैन्युफैक्चरर डील इन लिमिटेड प्रोडक्ट एंड गेट वांट टू कवर अ वाइड मार्केट। तो ये बेसिकली किस मार्केट में होता है? जब मैन्युफैक्चरर जो है कुछ ही लिमिटेड प्रोडक्ट बनाता है लेकिन वो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट जो है ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो उसमें क्या होता है? उसको तीन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ जाता है, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। So importance of distribution channel. Manufacturer may always do not always need distribution channel. As discussed, it depends on several factors. Some of the importance are तो हमने पढ़ा है कि जरूरी नहीं है मैन्युफैक्चरर को हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत पड़े। तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो ये फैक्टर्स क्या है? दे क्रिएट एक्सचेंज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नीडेड। तो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है कि इसमें क्या हो जाती है? हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इसमें जो है हम जो है ज़्यादा एफिशिएंसी क्रिएट कर पाते हैं, प्लस इससे हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा दूर तक जा सकता है। नेक्स्ट इज the distribution channel can perform many functions like transportation, storage, selling, scale of operation and advertising better than manufacturing। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है पिछली स्लाइड्स में कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है बहुत सारे फंक्शंस करता है। ट्रांसपोर्टेशन का भी करता है, अगर मैं किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको अपने ट्रांसपोर्टेशन से ले जाता है प्रोडक्ट को जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको स्टोर करता है, वेयर हाउसिंग करता है और इतना स्टोर करता है कि उसकी कंटिन्यूअस सप्लाई हो पाए। उस स्टोरेज की भी जिम्मेदारी उसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की होती है। फिर उसको सेल करता है और उसके ऑपरेशंस को मेंटेन करता है, एडवर्टाइजिंग भी करता है। हमने पढ़ा था कि वो
प्रमोटिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है, कैसे डिस्प्ले करना है अपने प्रोडक्ट को, कैसे उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जिम्मेदारी होती है। हमने देखा था जिससे क्या होता है अल्टीमेटली हमारी एफिशिएंसी ऑफ सेल इंक्रीज हो जाती है और हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बिक पाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज large manufacturing companies can reduce their cost and the time required to reach the product with the help of distribution channel. तो पहले जो बड़ी कंपनीज होती थी उनकी कॉस्ट जो है ज़्यादा लगती है अगर उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना हो और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होकर उनकी कॉस्ट भी कम लगती है, उनका टाइम भी कम लगता है और प्रोडक्ट जो है रेडिली जो है जो कंज्यूमर्स होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होती है वो उनके तक पहुंच जाता है। So this is one of the very important point of distribution channel function, importance of distribution channel. So last is they can offer promotion and financial support. तो ये अभी हमने पढ़ा था ये प्रमोशन में भी हेल्प करते हैं, also as well as they can provide financial support to the manufacturer ताकि वो प्रोडक्ट बनाते रहें और वो उसको बेच सकें. So I hope you are clear with all the points regarding the content we have discussed. We will discuss, for example, like I hope you are clear with introduction, functions of distribution channel, types of distribution channel, importance of distribution channel. So you all need to keep in mind all these points. So the content to be discussed in these presentation include physical distribution, activities in physical distribution, channel distribution, objects of physical distribution, order processing, transportation, warehousing, packaging, and material handling. So what is physical distribution? Physical distribution is responsible for delivering to the customer what is wanted on time and at minimum cost. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कि कस्टमर को जो चीज़ चाहिए है जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे अवेलेबल कराना एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट उस चीज़ की होगी तो वो कस्टमर अल्टीमेटली वो नहीं लेगा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट is to design and operate a distribution system that attains the required level of customer service and does so at least. ठीक है, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऐसे डिजाइन करना, उनका एटलीस्ट ये होता है कि लीस्ट कॉस्ट पे ऐसा सिस्टम डिजाइन करना और ऑपरेट करना अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उस तरह से कि जैसा कि कस्टमर सर्विस कोई भी कस्टमर चाहेगा. तो मेन ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का क्या है कि कैसे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हम अपना सामान उन तक पहुंचाएं एट मिनिमम कॉस्ट ताकि वो रेडिली उसको खरीदें और उनका जो सेटिस्फैक्शन है उस चीज को लेके हो. ठीक है, तो नेक्स्ट इज टाइप, कितने टाइप के होते हैं. फिजिकल सप्लाई, इसमें क्या होता है गुड्स मूविंग फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चर. इसमें जो सप्लायर होता है वो गुड्स लेता है मैन्युफैक्चरर को. दिस इज इनबाउंड, मतलब जब गुड्स जाता है इनटू द मैन्युफैक्चरर्स यूनिट ताकि वो प्रोडक्ट बन सके तो उसे कहते हैं फिजिकल सप्लाई. ये इनबाउंड होता है. इनबाउंड मतलब क्या होता है कि ये अंदर आ रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जो रॉ मटेरियल सप्लाई जो होती है जब वो आती हैं फिर उनको प्रोसेस किया जाता है तो उससे पहले जो प्रोसेस से पहले वाली जो एक्टिविटी होती है दैट इज नोन एज फिजिकल सप्लाई. देन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है गुड्स मूविंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर. दिस इज आउटबाउंड, मतलब जब वो प्रोसेस होने के बाद कोई गुड बन जाता है तो जब वो गुड जो बन जाता है उसे जो कस्टमर तक पहुंचाया जाता है उसे कहते हैं आउट. तो दो तरह के होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड. इनबाउंड मतलब क्या होता है जब कोई गुड बनाने के लिए हमें जो सप्लाई चाहिए होते हैं, जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है जब हम वो लोग लेते हैं वो हम लोग खरीदते हैं ताकि हम उनको उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकें तो उस चीज को क्या कहते हैं फिजिकल सप्लाई करते हैं जो कि इनबाउंड होता है. नाम ही से हमें पता चल रहा है इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो आ रहा होता है. और आउटबाउंड क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा हो. तो बाहर क्या चीज जाएगी जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, जो सप्लाईज होंगी जो हमने खरीदी थी जब उनको हम लोग प्रोसेस करके उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे देन इट इज नोन एज आउटबाउंड.
तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है? सबसे पहले सप्लायर जो होता है वो फिजिकल सप्लाई के थ्रू सप्लाई करता है मैन्युफैक्चरर्स को रॉ मटेरियल और जो भी रिक्वायर्ड होता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, मतलब जो जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है, प्लानिंग होती है कि कैसे उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसका कंट्रोल होता है। उसके बाद उसको जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहुंचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन वन ऑफ आवर प्रेजेंटेशन कि जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वेरियस काइंड ऑफ चैनल्स होते हैं। वन स्टेज चैनल, टू स्टेज चैनल, जिसमें ये डिपेंड करता है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं एक पर्टिकुलर चैनल में। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल के थ्रू जो भी हमें जो सूट करता है उसे कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको किस तक पहुंचाते हैं? वो कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। So this is dominant flow of products and services, dominant flow of demand and design information. Okay, तो डोमिनेंट फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इस डायरेक्शन में होता है और डोमिनेंट फ्लो ऑफ डिमांड एंड डिजाइन, मतलब डिमांड कितनी है और हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर की, वो इस फ्लो में होता है। क्योंकि जब वो यहाँ पे आएगा तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चरर काम करेगा और अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाएगा जो कि हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए आगे हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन, it involves various methods of moving goods outside the firm building. तो ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ या रॉ मटेरियल या सप्लाई या फिर गुड जो हमारा बन चुका है उसको भी हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस चीज़ की क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन इज गुड तो हम अच्छे से अपना जो सामान है वो हर तरह एफिशिएंटली फैला पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है तो अल्टीमेटली हमने जो डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें ये भी पढ़ा था कि कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट सो गुड, इतना एफिशिएंट नहीं है तो हमारी कॉस्ट जो है, जो हमारा मिनिमम कॉस्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो कस्टमर तक जो प्रोडक्ट है वो महंगा पहुंचेगा और महंगा पहुंचेगा तो कस्टमर विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई या फिर वो सेटिस्फैक्शन लेवल उसको नहीं मिल पाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन डिस्ट्रीब्यूशन inventory, it includes all finished good inventory at any point in the distribution system. तो हमें ये भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री क्या होता है कि जो इन्वेंट्री, जो फिनिश गुड हमको बेचना है उसको ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जैसे ही लाए उसे वैसे ही बेच दिया। उसे मे भी हो सकता है हमें कुछ टाइम के लिए उसे स्टोर करना पड़े। वो जो स्टोरिंग होगी उससे पहले उसे क्या कह रहे हैं हम लोग? स्टोर को क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री करें, मतलब उसको पहले बेचने से पहले जो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री। Okay, so it includes all finished goods inventory at any point in the distribution channel। जो जितना भी हमारा finished good है, इन्वेंट्री जो फिनिश गुड की है किसी भी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे क्या कहते हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री कहते हैं। फिर है मटेरियल हैंडलिंग। इट इज द मूवमेंट ऑफ स्टोर गुड्स इनसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है? जो भी हमारा गुड्स है उसको हम लोग किस तरह से उसका मूवमेंट करा रहे हैं उसे कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें कि वो मटेरियल हैंडलिंग जो होती है बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो भी हमारी जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो मेन गोल होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन वो अचीव नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट इज पैकेजिंग। Goods moving in a distribution system must be contained, protected and identified. So पैकेजिंग से क्या मतलब है? हमारा जो गुड्स हम लोग मूव कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो एक बहुत अच्छे प्रोटेक्टेड और आइडेंटिफाइड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब हमने देखा होगा अब मैगी है, ठीक है, और yippee नूडल्स हैं, ठीक है, तो हमें जैसे उसकी पैकिंग देखते हम समझ जाते हैं कि कौन सा मैगी कौन सा yippee है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम उसकी पैकेजिंग को या आइडेंटिफाइड का जो मतलब यहाँ पे है तो हमें रेडीली पता है कि वो किस तरह से दिखता है। या फिर अगर मान लो हम लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत रिस्क होता है। दूर से हमारा मान लो इंडिया में अगर शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है और लखनऊ में बैठ के हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है मे भी हो सकता है मुंबई से आ रहा हो, मे भी हो सकता है केरला से हो, मे भी हो सकता है कर्नाटक से हो,
तो इतनी दूर से आ रहा है और हम तक आ रहा है प्रोटेक्टेड होके, कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है? अगर वो सही से नहीं आएगा तो हम लोग मे बी उस साइट से दोबारा हम लोग सामान नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड फॉर्म में हमारे तक हमारा पैकेज जो है वो पहुंचाए। तो उसके लिए वो क्या तरीके देखते हैं, आपने देखा ही होगा, उसका एक कार्डबोर्ड का बॉक्स या तो रख देते हैं, या कोई डेलिकेट चीज है तो उसके अगल बगल फोम लगा देते हैं। तो ये सब तरीके लिए जाते हैं ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रोटेक्टेड और आइडेंटिफाइड वे में पहुंचे। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज नीडेड टू फिल कस्टमर्स ऑर्डर। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है? सारी एक्टिविटीज जो कि जरूरी है ताकि कस्टमर के ऑर्डर पूरे हो जाएं। दिस इज नोन एज ऑर्डर प्रोसेसिंग। So now we can sum up these activities like transportation, which is one of the most important activity of physical distribution. Then is distribution inventory. This is also activity of physical distribution, material handling, packaging and order processing. तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये हर लेवल पे जब भी इनका नीड होता है ये हर लेवल पे वैल्यू ऐड करती हैं हमारे प्रोडक्ट या फिर सर्विस। अगर ये अच्छे से नहीं होगा तो हमारे जो वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की वो गिरती चली जाएगी। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट, channels of distribution. A channel distribution is one or more companies or individuals who participate in the flow of goods or service from producer to final customer. चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इस वन ऑफ द बहुत ज़रूरी होता है, एक या दो से ज़्यादा कंपनी या इंडिविजुअल जो कि पार्टिसिपेट करते हैं गुड्स का फ्लो में, गुड्स या सर्विस के फ्लो में फ्रॉम एक प्रोड्यूसर टू फाइनल कस्टमर। वो पहुंचाने का जो फ्लो होता है दैट इज नोन एज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाइप्स ऑफ चैनल क्या होते हैं? कंपनी में डिलीवर डायरेक्टली टू कस्टमर, या फिर यूज अदर कंपनीज और इंडिविजुअल टू डिलीवर गुड्स, इंटरमीडिएटरीज, होलसेलर, एजेंट्स या ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, वेयर हाउस। मतलब अब ये जो चैनल होता है ये वेरियस तरह का हो सकता है, जिस तरह का वो उस कंपनी को सूट करता होगा उसके अकॉर्डिंग। मान लो कंपनी हो सकता है डायरेक्टली डिलीवर कर दें कस्टमर को, ठीक है, या फिर हो सकता है कंपनी या इंडिविजुअल डिलीवर करें थ्रू दूसरी कंपनीज को यूज करके, उनके साथ टाई अप कर लें और हेल्प करें उनको वहां तक अपना सामान पहुंचाने में। या फिर मे भी हो सकता है इंटरमीडिएटरीज हो, जैसे कि होलसेलर्स होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होती हैं, तो वो क्या करती है, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है वो प्रोडक्ट को प्रॉपरली पहुंचाने की। So now let us move to objects of physical distribution. Total cost concept, कस्टमर सर्विस कॉन्सेप्ट, ये किस पे डिपेंड होता है? टाइम, डिपेंडेबिलिटी, कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस, एक्यूरेसी। सो कस्टमर सर्विस कॉन्सेप्ट में क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि टाइम, प्रॉपर टाइम, जब रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे वो प्रोडक्ट उनके पास पहुंचना चाहिए। डिपेंडेबिलिटी, कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट विद द रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपर होना चाहिए, हम लोग को अपडेट करते रहना चाहिए कस्टमर्स को कि कहाँ पे उनका प्रोडक्ट है, ताकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट वो बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए वो भूल जाए उस प्रोडक्ट के बारे में कि उनको प्रोडक्ट भी आ रहा है, प्लस या फिर वो टेंशन है कि उनका प्रोडक्ट अभी कहाँ पे है, कैसे पहुंचा है, कहाँ पे आ रहा है, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो वो कम्युनिकेशन चैनल शुड बी गुड। देन इज कन्वीनियंस, और वो उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग का, हमें पता होता है किस टाइम तक हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, वो एक एस्टिमेट टाइम हमें दे देते हैं। हमें पता होता है कि वो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट। कम्युनिकेशन वो रेगुलर जब वो शिप होता है तो भी हमें पता चल जाता है, जब वो हमारे पास डिलीवर होने वाला होता है तब भी हमें पता चल जाता है पहले ही। तो ये कम्युनिकेशन चैनल इज वेरी गुड। कन्वीनियंस, हमें पता होता है वो हमारे घर तक आएगा या घर तक नहीं आएगा, या जो भी हमने एड्रेस डाला होगा वहां तक हमारा वो प्रोडक्ट सेफली पहुंचा दिया जाएगा। एक्यूरेसी, और ये भी हमें पता होता है जो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया वही प्रोडक्ट आएगा। बहुत ही कम माइन्यूट चांसेस होते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया वो नहीं आता है, वो तो ह्यूमन एरर होता है। वरना जहाँ तक है उनकी एक्यूरेसी मेंटेन होती है, और जो प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं वो एक्यूरेटली वो हम तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सर्विस ट्रेड ऑफ, achieve right balance between them. Flexibility is important in balancing the cost and service. तो flexibility बहुत जरूरी होती है कॉस्ट और सर्विस को प्रोवाइड करने में।
Next is order processing, verifying customers' credibility, checking for an outstanding payment, monitoring stock level, preparing invoice, arranging transporter, सेंडिंग द कंसाइनमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो जब ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेरीफाई करना कस्टमर की क्रेडिबिलिटी कि जो कस्टमर मालूम वो ऑर्डर कर रहा है प्रोडक्ट क्या वो उसको पे भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, चेक करना कि अगर उसकी कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट बची है कि नहीं बची है, अपना स्टॉक लेवल चेक करना वो प्रोडक्ट इतना है कि नहीं है तभी हम ऑर्डर लेंगे वरना हम ऑर्डर लेंगे नहीं। प्रिपेयरिंग इनवॉइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनवॉइस उनको दिया जाए और बताया जाए कि उनका प्रोडक्ट भी डिलीवर हो गया है और इतना पैसा उसमें ड्यू है या नहीं ड्यू है। अरेंजिंग ट्रांसपोर्टर, उन तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर को अरेंज करवाना। सेंडिंग द कंसाइनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, फिर वो जो कंसाइनमेंट है वो उन तक पहुंचाना और उसकी इंफॉर्मेशन भी उन तक पहुंचाना। So all these steps are very important for order processing. So next is transportation. Transportation brings together raw material for the production of marketable commodities and distribute the products of industry to the marketplace. Factors क्या है, suitability or nature of product, affordability, availability, customer specification, competitors transportation model. तो एज वी ऑल नो तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है हमें हमारा जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपरली लाए, कमोडिटीज पहुँचाए, डिस्ट्रीब्यूट करे, प्रोडक्ट इंडस्ट्री अगर ज़रूरत है उसको बेच, अगर हम लोग बेचना चाहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। फैक्टर्स क्या क्या इसमें होते हैं कि हम लोग देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट जल्दी पेरिशेबल होता है तो हमें उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन देखना होता है कि जो उसको जल्दी पहुँचा दे, अगर पेरिशेबल नहीं है तो हम लोग मे बी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं उसको पहुँचाने में। अफोर्डेबिलिटी, ये भी देखना होता है कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं क्या वो उतना उसका वर्थ है कि नहीं है, तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेलेबिलिटी, जब हमें वो पहुंचाना है क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है। कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशन क्या है रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर्स ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, और कॉम्पिटिटर्स का ये लेवल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कैसा है, अगर उनका ज़्यादा बेटर है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। Next is warehousing. Warehousing includes plant warehouses, regional warehouses, and local warehouses. The service function that warehouses performs can be classified into two kinds. General warehouse, where goods are stored for long periods and where prime purpose is to protect goods until they are needed. General warehouse में क्या होता है, goods जो है ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं और उनका मेन पर्पस क्या होता है कि goods जो है उसको अच्छे से रखना जब तक कि उसकी जरूरत ना पड़े। तो these are known as general warehouse. Distribution warehouse क्या होते हैं? It has dynamic purpose and mixing. Goods are received in large volume, uniform lots, stored briefly, and then broke down to small individual orders. तो एक जनरल वेयर हाउस होता है जहाँ पे स्टोर किया जाता है, मेन पर्पज इज स्टोरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस नाम ही से हमें पता चला है यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी डायनेमिक एक्टिविटीज होगी। डायनेमिक इन द सेंस कि यहाँ पे एक्टिविटीज होती रहेंगी आने की, प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है, जब एंड जैसे जरूरत है। वॉल्यूम यूनिफॉर्म लॉट्स, मतलब उसके लॉट्स हैं 10-10 के बैच में निकाला जा रहा है वो प्रोडक्ट, या फिर इंडिविजुअल ऑर्डर आ रहे हैं तो उस हिसाब से निकाला जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस का मेन काम ये होता है कि वो प्रोडक्ट को वहाँ पे एक्टिविटीज होती रहती है जिस हिसाब से जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो उनको वहाँ तक पहुँचाना। रोल ऑफ वेयर हाउस इसका क्या है? Transportation, consolidation, product mixing, and service. Transportation, consolidation, product mixing, and service. So these are the function of warehouse. Next is packaging. So as I have already told, packaging is very important. So let us study now. The basic role of packaging in any industry is to carry the goods safely through a distribution system to the customer. तो कोई भी बेसिक रोल अगर किसी पैकेजिंग इंडस्ट्री का होगा क्या है कि गुड्स को सेफली थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पहुंचाना कस्टमर तक। तो पैकेजिंग क्या क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, हमने बताया था कि प्रोडक्ट ऐसा पैक होना चाहिए कि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये प्रोडक्ट क्या है वो प्रोडक्ट क्या है। इसका एग्जांपल भी हमने दिया था आप लोग को कि जैसे हमें पता है कि मैगी किस पैकेज में आती है और yippee किस पैकेज में आती है, तो मैं बेकू बना के नहीं दे सकता yippee की जगह मैगी, या मैगी की जगह yippee, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम खरीद सकते हैं क्योंकि उसकी पैकेजिंग एज सच हुई है जिसमें वैल्यू ऐड करती है। देन इज कंटेन एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, इस तरह से वो पैक होना चाहिए कि वो प्रोटेक्ट भी हो। तो पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो प्रोटेक्शन करता है
जो पैकेजिंग होती है तो उसमें किस तरह से उसको रखना है, क्या चीज़ें उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं, पैकेजिंग में पैक की जाती है जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे प्रोडक्ट। फिर कंट्रीब्यूट टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो ये क्या करता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बढ़ाता है। मतलब इससे क्या होता है, हमें डर नहीं रहता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। हम जितनी सेफ्टी कर सकते हैं रिगार्डिंग पैकेजिंग अगर हम कर रहे हैं तो वी आर मोस्ट श्योर कि वो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली कस्टमर तक पहुंचेगा। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो डैमेज होते हैं हमारे पैकेज। So the role is to protect the product against shock, compression, vibration, moisture, heat, solar radiation, oxidation, animals, bacteria, etc. तो ये सब उसका मेन पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करता है वेरियस काइंड ऑफ कंप्रेशन, शॉक या सोलर रेडिएशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। So the next is at least three levels of packaging. Primary packaging is to hold the product. Next is small packages if container is needed. Thirdly, several primary और secondary packages are assembled into unit load. तो मेन हमारा पैकेजिंग तीन लेवल की होती है। प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है वो किसी भी प्रोडक्ट को कंटेन करने के लिए होती है या फिर होल्ड करने के लिए होती है, ताकि वो बिखरा बिखरा ना हो और उसे कलेक्ट करने में हमें दिक्कत ना हो, तो वो एक जगह पे रख दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पैकेजिंग कौन से लेवल की होती है कि जब छोटे छोटे पैकेजेस को हम लोग असेंबल कर लेते हैं। थर्ड क्या होती है, जब वो असेंबल यूनिट होते हैं उनको एक लार्ज बॉक्स में हम पैक कर दें, तो दिस इज नोन एज थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग। So now is material handling. Material handling is the short distance movement that takes place in or around a building, such as plant or distribution center. तो मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट होता है, इसमें बहुत लंबा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, शॉर्ट पीरियड शॉर्ट मूवमेंट वाला होता है। ये कहाँ पे होता है, यूजुअली बिल्डिंग के अराउंड या प्लांट या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अराउंड होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, to increase tube utilization by using the height of the building and to reduce and by reducing space, to improve operating efficiency by reducing handling, to improve service level by increasing the speed of response to customers' needs. So these are the various objectives of material handling. Types can conveyors, industrial trucks, trains and hoists. इन सब चीज़ों को यूज करके हम लोग मटेरियल की हैंडलिंग कर सकते हैं। So So we have all read about regarding the activities. So this is the order processing, transportation, warehousing, packaging and material handling. तो ये जितने भी चीजें थी ये सारी हमने आपको पहले भी बताई किस चीज के लिए होती हैं, फॉर एडिंग वैल्यू टू द जो चेन है हमारी उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए, इसमें हर लेवल पे वैल्यू ऐड होती है। ऑल्सो अगर इस तरह से हो रहा है प्रोडक्ट तो वो हम वी आर श्योर कि वो प्रोडक्ट टाइमली और कॉस्ट एफिशिएंटली वो प्रोडक्ट जिसके लिए हम लोग बना रहे हैं उन तक पहुंच रहा है और पहुंच रहा है, तो अल्टीमेटली हमारी डिमांड विल इंक्रीज, हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा और हमारा प्रॉफिट विल इंक्रीज। और ऑन द अदर हैंड कस्टमर्स विल बी सेटिस्फाइड with the product जो उनको मिल रहा है timely and efficiently. So I hope you have understood all these points. So thank you and that's all for today.